दोस्तों मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 21 फरवरी 2025। आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज। इस शो में आज आपको दिखाएंगे आम फलस्तीनी ले सकेंगे चैन की सांस, गजा को कब्जाने के प्लान से पीछे हटे डोनाल्ड ट्रंप, 4 होस्टेजेस की बॉडी मिलने पर भड़के नेतन्याहू, बदले का किया ऐलान, फिर जंग छिड़ने के इम्कान, तेल अवीव में एक के बाद एक हुए कई धमाके, डर के साए में आम लोग, ईरान ने दिखाई ताकत, इक़्तिदार नाम से एक बड़ी ड्रिल का आगाज, और सीरिया में औरत बच्चे समेत 7 लोगों की मौत, असद के दौर के बिन फटे लाखों बम बन रहे जिंदगी के दुश्मन। सवाल खैर, बड़ी खबर से करते हैं शुरुआत। गजा पर अमेरिका कब्जा नहीं करेगा और फलस्तीनियों को कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, वो अपनी ही जमीन पर रहेंगे। ये आज उनके लिए बड़ी खुशी का दिन है। ट्रंप के मिडिल ईस्ट एनवॉय स्टीव विटकॉफ ने कहा है कि गजा को टेक ओवर करने के मुतालिक अमेरिकन प्रेसिडेंट के बयान को गलत समझा गया है, उनकी ऐसी मंशा नहीं थी। स्टीव विटकॉफ डोनाल्ड ट्रंप के मिडिल ईस्ट एनवॉय हैं। मिडिल ईस्ट में सबसे खास और सबसे मजबूत आदमी वही है अमेरिका के। उन्होंने जुमेरात को शाम तक ये क्लियर किया कि डोनाल्ड ट्रंप के गजा टेक ओवर वाले कमेंट्स गलत तरीके से समझे गए। ये सब आप लोगों की गलती है जो गलत तरीके से समझे। डोनाल्ड ट्रंप ने कभी नहीं कहा कि उसे रिवेरा बनाएंगे। खैर, उन्होंने कहा कि गलत तरीके से समझे गए और जो माना जा रहा है असल में उसका यह मतलब नहीं था जो लोगों ने और दुनिया ने समझ लिया। विटकॉफ के बयान के अहम पॉइंट समझ लीजिए। क्या कहा है? गजा सीजफायर डील का सेकंड फेज ज्यादा मुश्किल है। पहले फेज के मुकाबले इस स्टेज में जंग खत्म करनी है। जंग खत्म करनी है। सेकंड फेज में खत्म की बात हो रही है, जो इजराइल के हमास के खिलाफ स्टांस की वजह से कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, क्योंकि इजराइल कहता है कि हमास चला जाए, गजा छोड़कर। वो कहते कहां? विटकॉफ ने बताया कि इजराइल के लिए हमास का मौजूद रहना एक रेड लाइन है। इस वजह से बातें आगे बढ़ना मुश्किल है। लेकिन अगर 2 स्टेट सॉल्यूशन हो जाए दोस्तों, तो दोनों लोग चैन से रहेंगे। हम तो यही चाहते हैं, गजा और इजरायली हमेशा चैन से रहें। ट्रंप के बयान को गलत तरह समझा गया, ये कहा है विटकॉफ ने। आप समझिए, उस बयान पे आ रहे हैं। गजा के बारे में ट्रंप का कहना यह नहीं था कि अमेरिका वहां कंट्रोल ले लेगा। विटकॉफ कह रहे हैं ट्रंप नहीं कह रहे थे कि अमेरिका वहां कंट्रोल लेगा, बल्कि मकसद यह था कि जंग के बाद कोई ऐसी प्लानिंग हो जो इजराइल की सिक्योरिटी के मुताबिक हो। बातें आगे बढ़ रही हैं। विटकॉफ कहते हैं मुश्किलात के बावजूद टॉक्स में, बातचीत में काफी प्रोग्रेस हो रही है ताकि एक बेहतरीन सीजफायर डील फाइनल हो सके। ये वजाहत उस वक्त सामने आई है जब पूरी दुनिया में गजा के मुस्तकबिल और जंग के बाद का सिनेरियो लेकर कंसर्न बढ़ रहे हैं। क्या माना जाए कि ट्रंप ने चौतरफा मजम्मत के बाद अपने कदम वापस खींच लिए हैं? ये फलस्तीन की आम आवाम के लिए अच्छी खबर है, जो फिलहाल अभी तक वो आवाम खौफजदा थी, वो अब चैन की सांस लेगी। ये खबर इतनी बड़ी है कि जितने छोटे में मैंने इसे पिरोने की कोशिश की है, ये आ नहीं सकती। इसकी वजह समझना ज़रूरी है, इसके इम्पैक्ट समझना ज़रूरी है। ट्रंप को आखिरकार ऐसा क्या हुआ, क्यों ये फैसला लेना पड़ा, इसे समझना ज़रूरी है। और इसे समझाने के लिए हम अलग से स्टोरी ज़रूर लाएंगे। इस वीडियो के बाद उसे ज़रूर देखिएगा, बड़ी स्पेशल रहेगी। मिस्टर विटकॉफ भले ही अब ट्रंप के बयान की तुरपाई करने में लगे हों, लेकिन इजरायली अब भी किसी फितूर के सुरूर में ऑल फॉल बयान दे रहे हैं। अब देख लीजिए जो मैं बताने जा रहा हूं। एक इजरायली नेसेट मेंबर हैं, वहां नेसेट है पार्लियामेंट, नेसेट के मेंबर का कंट्रोवर्शियल बयान सुनिए जरा क्या कहा है। गजा के फलस्तीनियों के लिए सिनाई का एक हिस्सा ले लिया जाए। सिनाई मिस्र का हिस्सा है। इजरायली नेसेट मेंबर टेली गोटलिब है, मोहतरमा है, जो नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी से ताल्लुक रखती हैं। उन्होंने इजिप्ट के सिनाई डेजर्ट का, सिनाई रेगिस्तान का एक हिस्सा गजा के फलस्तीनियों के लिए एलोकेट करने की अजीब और गरीब तजवीज़ दी है। सिनाई रेगिस्तान है, वहां जाकर इन लोगों को बसा दीजिए, गजा खाली करवा दीजिए। उन मोहतरमा का कहना था कि मैं प्रपोज करती हूं कि सिनाई का राफा से लगता एरिया और उस एरिया का एक हिस्सा गजा के लोगों के लिए एलोकेट कर दिया जाए, उन्हें दे दिया जाए, अलॉट कर दिया जाए। गोटलिब ने यह भी कहा कि अमेरिका इजिप्ट से जमीन किराए पर ले सकता है। अब ये सब बयान विटकॉफ के बयान से पहले था। अब देखिए क्या कहेंगे। वो कहती है किराए पर ले सकता है, जिससे गजा के लोगों के लिए एक नए शहर का कयाम मुमकिन हो सके। कितनी फिक्र है गजा के लोगों की। इजिप्ट ने बार बार इस तरह के प्रपोजल्स की मुखालफत की है, क्योंकि ये फलस्तीनियों की एथनिक क्लिंजिंग, उनकी जातीय सफाई, उनकी नस्ल कुशी को प्रमोट करता है।
काहिरा ने यानी इजिप्ट ने साफ कह दिया है कि वो गजा के फलस्तीनियों को अपनी जमीन पर बसाने की स्कीम का हिस्सा नहीं बनेगा। इस तजवीज का पॉसिबल इंपैक्ट क्या हो सकता है? अगर हम विटकॉफ के बयान को भूल भी जाएं कि ऐसा कोई बयान दिया है, रीजनल टेंशंस बढ़ सकती हैं, क्योंकि इजिप्ट और इजराइल के दरमियान 1979 के पीस ट्रीटी है, एक शांति समझौता है, एक अमन मुआहिदा है जो इस तरह की चीजों को रोकता है और ऐसी बयानबाजियों को भी, फलस्तीनियों बयानबाजी नहीं बल्कि इधर से उधर माइग्रेट करके बसाने की बात को भी। फलस्तीनी इसे अपनी आइडेंटिटी और होमलैंड, अपनी मादरे वतन के खिलाफ एक साजिश समझते हैं। अरब और मुस्लिम दुनिया में इस्राएल के खिलाफ और ज्यादा गुस्सा भी इस बयान के बाद बढ़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप अगर गजा को कब्जाने की बात नहीं कर रहे हैं, अगर वहां से गजा के लोगों को नहीं निकाला जाएगा, तो इसका सीधा घाटा किसे होगा? जाहिर सी बात है नेतन्याहू और इस्राएल को। वो क्या करेंगे? जंग वापस शुरू कर सकते हैं क्या? तो अगली खबर सुन लीजिए जिसमें आपको जंग दोबारा शुरू होने की खामोश धमकी सुनाई दे जाएगी। जब हमास ने कल 4 इजरायली प्रिजनर्स की बॉडीज वापस की, तो उसके बाद जब वो बॉडीज वहां पहुंची हैं इसराइल, तो उसके बाद इस्राएली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने जुमेरात को गजा के खिलाफ बदला लेने का इजहार कर दिया। हालांकि हमास ने यह दावा किया कि उन 4 की मौत इजरायली एयर स्ट्राइक की वजह से हुई थी, हमने किसी को नहीं मारा, अगर मारना होता तो मौरों को भी मार देते। नेतन्याहू जानते हैं कि इजरायली आवाम 4 बॉडीज को देखकर गमजदा है, वो गुस्से में है। ये सेंटिमेंट्स पॉलिटिक्स में काम आते हैं। अपने पहले बयान में नेतन्याहू ने, जो कि गजा में इन बॉडीज के आने के बाद अपने पहले बयान में नेतन्याहू ने, जो कि गजा में ह्यूमन राइट्स के खिलाफ जुर्म के इल्जाम का सामना कर रहे हैं मिस्टर नेतन्याहू, उन्हीं नेतन्याहू ने अपने ऑफिस की तरफ से एक बयान में कहा कि हमारे प्यारे लोगों का खून जमीन से हमें पुकार रहा है, यह हमसे कह रहा है कि हम इन खतरनाक कातिलों का हिसाब लें और हम इनसे हिसाब लेंगे। उन्होंने कहा कि इन 4 बॉडीज का आना हमें यह याद दिलाता है कि जो कुछ 7 अक्टूबर को हुआ ऐसा दोबारा कभी नहीं होना चाहिए। पहले कहा है कि हम हिसाब लेंगे, फिर कहा है कि ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इस बयान से ऐसा माना जा रहा है कि इस्राएली पीएम नेतन्याहू गजा पर जंग दोबारा शुरू करने का इशारा दे रहे हैं। जो कुछ भी होगा वो अगले कुछ घंटों में साफ हो जाएगा, लेकिन याद रखिएगा, हर अब खबर को विटकॉफ से जोड़ लीजिएगा। डोनाल्ड ट्रंप कब्जा नहीं करने जा रहे हैं। तो सोचिए कितने लोगों के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, कह रहे होंगे। चलो बढ़ते हैं आगे। कल रात इस्राएली कैपिटल टेल अवीव और उसके आसपास के इलाकों में एक के बाद एक कई बसेस में धमाके हुए, जिससे अफरा तफरी फैल गई, आम अवाम खौफ में आ गई। टेल अवीव के बैत याम इलाके में 3 खाली बसेस में धमाके हुए और 2 दूसरी डिवाइसेस को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। तीसरी बस बैत याम के एक पार्किंग लॉट में फट गई, जिससे यह शक हुआ कि टेल अवीव के इस सबब में, इस बाहरी इलाके में हो रही धमाकों की सीरीज एक कोऑर्डिनेटेड हमला हो सकती है। 2 और एक्सप्लोसिव डिवाइसेस को दूसरी जगहों पर डिसेबल किया गया। किसी भी किस्म की चोटों की या किसी के घायल होने की, जख्मी होने की रिपोर्ट नहीं हुई जब तक मैंने न्यूज़ पढ़ी। आप जब तक देखें ये चीज़ अपडेट हो जाए तो मत कहिएगा अरे तुम्हें क्या पता। हमें जहां तक पता है, रिकॉर्डिंग का वक्त देख लीजिएगा जब ये पब्लिश हुआ वीडियो। पुलिस ने कहा है कि ये एक मुमकिना टेररिस्ट जो हमला हो सकता है। हालांकि तमाम ऑप्शंस को देखते हुए तहकीकात की जा रही है। पुलिस हर पहलू से जांचना चाह रही है कि हुआ क्या है, ये किसने किया है। कुछ लोग सीसीटीवी में भी कैद हुए हैं। कहा जा रहा है कि कुछ लोग, कहीं कुछ कोई खबर दे रहा है कोई मर गए हैं, कुछ कह रहा है कि ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। फिलहाल तो पुलिस ये कह रही है नहीं ज़ख्मी हुए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कुछ पकड़े गए। तमाम तरह की खबरें चल रही हैं। इसकी एक कंफर्म खबर हम और आपको बाद में सबमिट करेंगे। यूएन माइग्रेशन एजेंसी के चीफ का बयान सामने आया है। उन्होंने गजा की तबाही को इंतहाई शॉकिंग बताया है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन यानी कि IOM, ये यूएन की एक ब्रांच है। इनके डायरेक्टर, IOM की डायरेक्टर जनरल एमी पोप, इन्होंने गजा का दौरा करने के बाद गजा की तबाही को स्टैगरिंग करार दिया।
उनका कहना था कि गजा में तबाही का पैमाना हैरान कुन है। फैमिलीज जो सब कुछ खो चुकी हैं वो ठंड में बगैर किसी हिफाजत के, बगैर किसी आसरे के, बगैर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के, बगैर किसी सर्विस के रहने को मजबूर हैं। ये उनकी मजबूरियां हैं जिसमें वो दिन गुजार रहे हैं। फैमिलीज की मुश्किलात और सर्वाइवल कैसे है उस पर बात करते हुए उन्होंने बताया, एमी पोप ने, कि पेरेंट्स यानी माँ बाप अपने बच्चों को जिंदा रखने के लिए जो कुछ मिलता है उससे मेक शिफ्ट शेल्टर्स यानी कि जो काम चलाऊ शेल्टर्स होते हैं, घर, तंबू अंबू, ये बना रहे हैं, क्योंकि जाने के लिए, कहीं भी जाने और लाने के लिए कोई जगह उनके पास बाकी नहीं है। गजा के लोग मुसलसल अनसर्टेनिटी का शिकार हैं। उन्हें अपने मुस्तकबिल का कोई पता नहीं है। बस वो आज में बच जाना चाहते हैं। इसराइल के बम नहीं बरस रहे तो क्या हुआ, बारिश बरस रही है, बहुत तेज हवाएं हैं, ठंड भयानक है, इससे बचना है, बच्चों को बचाना है। एक इस्राएली फिलिस्तीनी फिल्म जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट तो हो गई है, मगर उसे अब तक कोई अमेरिकन डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिला है। ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो गई और डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहा। कितनी हैरत की बात है। वजह बस ये है कि यह फिल्म वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों पर पिछले 60 साल से हो रहे जुल्म को दिखाती है। ये दिखाती है कि साल 1967 के बाद से जब से वेस्ट बैंक पर इजराइल ने कब्जा जमा लिया, तब से लेकर आज तक एक गांव के हर एक फिलिस्तीनी को बार बार उजाड़ा गया है। एक गांव की कहानी। इस फिल्म का नाम है नो अदर लैंड। नो अदर लैंड एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो फिलिस्तीनी और इजरायली फिल्म मेकर्स ने मिलकर बनाई है। यह फिल्म मकबूजा वेस्ट बैंक के एक इलाके मसाफिर यत्ता, नाम याद रखिएगा, इलाका है वेस्ट बैंक का मसाफिर यत्ता, और वहां के बसने वाले फिलिस्तीनियों की जिंदगी पर मबनी है। यह फिल्म बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में डॉक्यूमेंट्री फिल्म अवार्ड जीत चुकी है और ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई है। मसाफिर यत्ता इलाके में 2500 फिलिस्तीनी 12 गांवों में बसते हैं, मगर उन्हें इजरायली फौज और सेटलर्स की तरफ से जमीन छोड़ने पर मजबूर करने की कोशिश का सामना करना पड़ता है। बार बार उनके घर गिराए जाते हैं और उन पर मुसलसल हमले होते हैं। वो फिर घर बनाते हैं, उनके घर फिर गिराए जाते हैं। ये 1967 से चलता आ रहा है। फिल्म सिर्फ चंद अमेरिकन थिएटर में दिखाई जा रही है, मगर किसी भी अमेरिकन डिस्ट्रीब्यूटर ने इसे ऑफिशियली रिलीज करने की हिम्मत नहीं दिखाई। वो अमेरिका जहां हर तरह की हिम्मत मौजूद है, वो कहते हैं हर किसी में, हर फिल्म डायरेक्टर में हिम्मत मौजूद है बड़े से बड़े मुद्दे पर फिल्म बनाने की, वो कोई भी इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहता, पैसा नहीं लगा रहा है। 2 लड़कों ने बनाई है। फिल्म के मेकर्स बासेल आद्रा और युवाल अब्राहम ने अमेरिकन स्टूडियो की इस खामोशी को तनकीद का निशाना बनाया है। आद्रा का कहना है कि अमेरिकी लोगों को यह सच देखना चाहिए, क्योंकि उनके टैक्स का पैसा ही फिलिस्तीनी घर गिराने, सेटलर्स के तशद्दुद और नई सेटलमेंट्स बनाने में इस्तेमाल हो रहा है। अब्राहम ने कहा कि हमने इस प्रोजेक्ट पर 5 साल मेहनत की। बासेल ने अपनी जान खतरे में डाली। मैंने उसे 2 या 3 दफा गोलियों से बचते देखा। यह सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत दिखाने का मौका है ताकि इस फिल्म और मसाफिर यत्ता के लोगों की आवाज दुनिया तक पहुंचे। दोस्तों, मैंने इस फिल्म का ट्रेलर YouTube पर देखा। आप देखेंगे, आप बस उनके चेहरे के तासुरात से उनकी जिंदगी को समझ सकेंगे। क्या है फौज आ रही है, क्या है हमारा घर तोड़ा जाना है। वो आंखें ना, उनमें घर टूटने से पहले बहुत कुछ टूट रहा होता है। अगर आप उसका ट्रेलर देखेंगे, ये जिंदगी फिलिस्तीनियों की है। फिलिस्तीनी और इस्राएली मेकर्स हैं। हर इस्राएली बुरा भी नहीं है, वो भी चाहते हैं कि कुछ चीजें बाहर आए। नो अदर लैंड का ट्रेलर YouTube पर मौजूद है। 2 खबरें और। IRGC ने इक्तदार नाम से एक बड़ी मेजर ड्रिल जो है वो शुरू की है ईस्टर्न ईरान में, और इसमें अपनी वो डिफेंस पावर दुनिया को दिखा रहा है। कई तरह के नायाब हथियार, शानदार हथियार और एयर डिफेंस सिस्टम, पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम और न जाने क्या क्या, जिससे बताया जा रहा है कि लाला तुम हमसे दूर रहना, हम तो नहीं चाहते तुम पर हमला करना, लेकिन तुम करोगे तो फिर हमें भी लड़ना पड़ेगा। कई इसमें जो है तरीके के हथियारों की नुमाइश भी होगी और तैयारी भी देखी जाएगी कि आखिरकार कैसी तैयारी है। एक और खबर है कि सीरिया के 7 लोग, 7 सिटीजन्स मारे गए हैं एक UXO ब्लास्ट में। वॉर मॉनिटर ने खबर दी है, अशर्क अल अफसत में छपी है, और बताई गई है इसकी वजह कि एक बच्चा
एक औरत समेत 7 लोग मारे गए क्योंकि एक बिना फटा हुआ बम एकदम उसमें कुछ स्पार्क हुआ, एक घर में था और ये फट गया। ये सब घरों में, गलियों में, शहर में दौरे असद में बिछाए गए थे। बशर अल असद की हुकूमत के दौरान ये जो है वो बिछाए गए थे। अलेप्पो की ये बात है, अलेप्पो शहर आप सब जानते हैं। अच्छा, ये जो फटा है वो इदलिब में फटा है, इससे पहले जो है वो अलेप्पो में भी फटा था, जो हम बता रहे हैं आपको। फिलहाल ये बताया जाता है कि लगभग 1 लाख से 3 लाख एक्सप्लोजिव अब भी ऐसे सीरिया में जगह जगह पड़े हुए हैं जो अभी फटे नहीं हैं, और वो कभी भी फट सकते हैं और लोगों की जान ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह की खबरें आप देख रहे थे, और ये सुबह से दोपहर तक की खबरें, दोपहर 2-3 बजे तक। इसके बाद शाम की खबरें आपको अलग मिलेंगी, कुछ वीडियोस और मिलेंगे, और रात में मिलेगा दुनिया भर की खबरें शो। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। जुमा है, मुबारक हो, अच्छी खबर दी है।